वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर काफी चर्चा हो रही है, काफी बहस हो रही है। कांग्रेस की तरफ से इसे लेकर विरोध दर्ज कराया जा रहा है या कांग्रेस की तरफ से इसे लेकर कोई कंफ्यूजन है? मैं सवाल इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि अजय राय ने एक बयान दिया है, उनका कहना है कि देश को यह व्यवस्था कमजोर करेगी। इसी के साथ दूसरा सवाल जुड़ा हुआ यह है कि क्या इस देश में पहले कभी एक साथ चुनाव नहीं हुए? आजादी के बाद 4 मरतबा चुनाव हुए 1967 तक, तो अब आगे क्यों नहीं हो सकते? देखिए, उस समय पर तो शुरुआत थी देश की आज़ादी के बाद चुनाव इकट्ठे होने थे, लेकिन आज जिस तरह का तमाम राज्यों में स्ट्रक्चर बन गया है कि चुनाव किसी के आगे हैं किसी के पीछे हैं, तो मैं समझता हूं कि आज पूरी तरह से लोकतंत्र पर एक कुठाराघात होगा। जो तमाम तथ्य प्रस्तुत किए गए हैं, सबसे पहले तो जो कमेटी बनी वन नेशन वन इलेक्शन से संबंधित, उसी पर बहुत बड़े सवाल हैं। वो कमेटी पूरी तरह से भाजपाई है और भाजपा का माइंड है कि भाई ये होना ही चाहिए। क्या उसमें विपक्ष के लोग नहीं होने चाहिए थे? क्या उसमें रीजनल पार्टी का कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं होना चाहिए था? उस कमेटी ने कहाँ पर रिसर्च किया, क्या किया? वो तमाम जो तथ्य आज प्रस्तुत किए जा रहे हैं रिपोर्ट में, वो नीति आयोग के ऊपर पूरी तरह से निर्भर हैं। अब नीति आयोग ने कभी इलेक्शन कमीशन से कोई डाटा लिया है नहीं लिया है, वो अभी तक खुलासा नहीं हुआ है। एसटी हसन साहब का आपने बयान सुना होगा, वो एक कदम आगे बढ़कर इससे कह रहे हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन की तो बात अब कर रहे हैं, लेकिन अब कल को आगे वन नेशन वन रिलीजन की बात की जाएगी, एक देश एक धर्म। नहीं, वैसे वो एसटी हसन साहब के शायद आपको पुराने बयान नहीं याद हो, जो कहते थे कॉमन सिविल कोड आ जाएगा तो तुम लोग 4 शादियां नहीं कर पाओगे, कम उम्र में शादी नहीं कर पाओगे। तो ऐसे एब्सर्ड बयान देने वाले नेताओं के बारे में क्या टिप्पणी की जाए? हाँ, परंतु एक बात बताना चाहता हूं, वो जिस रिलीजन की बात करते हैं वहां वन नेशन वन रिलीजन ही होता है। मैं चैलेंज करके कहता हूं, एक मुस्लिम कंट्री बताइए जहां 80% मुस्लिम और वो मुस्लिम कंट्री ना हो। चैलेंज बता दीजिए। ठीक है, अब जो आपने वन नेशन वन इलेक्शन की बात आलोक भाई ने कही, यहां पर सिर्फ पैसे की बात नहीं है। मैं एक बात पहले तो कहना चाहूंगा, तो क्या हमारे संविधान निर्माता गलत थे? जब उन्होंने लोकतांत्रिक व्यवस्था शुरू की तो उन्होंने क्यों नहीं कहा कि साल भर के अंतराल के ऊपर विधानसभा होना चाहिए, उसके बाद ये होना चाहिए? उन्होंने तो कहा सब एक साथ होने चाहिए। अब गड़बड़ क्या हुई कि 67 में तमाम राज्यों में कांग्रेस को बहुमत नहीं मिला, 67 में, और धड़ाधड़ सरकारें गिरानी शुरू की गई, उसके बाद हुआ। मगर उनकी वो जो बात है वो मैं जायज मानता हूं। देखिए, इसीलिए इस पे व्यापक विचार विमर्श की जरूरत है कि राज्यों में यदि बहुमत नहीं होगा, बीच में कोई राज्य विधानसभा भंग हो जाएगी तो क्या होगा? हमने पार्लियामेंट्री सिस्टम अडॉप्ट कर रखा है जिसमें कोई केंद्र में भी सरकार बीच में जाएगी तो क्या होगा? मगर एक दूसरा पक्ष भी आप समझिए, जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा, एक बार इलेक्शन हो जाए, अब 5 साल तक कोई चुनाव नहीं होना है। अब पूरे देश के विकास के लिए प्रधानमंत्री और सारे मुख्यमंत्री चाहे किसी भी दल के हों, एक साथ लग के काम करना चाहिए। आगे बढ़ता हूं। सबसे पहले मैं सुधांशु त्रिवेदी जी, आप ही से सवाल कर रहा हूं। 2 सवाल होंगे। पहला सवाल, इसके 3 विकल्प आपके सामने हैं। संसद में नेता विपक्ष के तौर पर आपकी पसंद क्या है? पहली पसंद, 3 ऑप्शन हैं, राहुल गांधी, अखिलेश यादव, ममता बनर्जी। हम तो सत्ता पक्ष वाले हैं, तो विपक्ष के नेता के बारे में हम क्यों सोचेंगे? क्यों भाई? अगर सदन चलेगा तो सत्ता पक्ष और विपक्ष, सवाल जवाब, आलोचना समालोचना से ही चलता है सदन। तो 3 आपके सामने ऑप्शन है, आप किसे कहते हैं कि सबसे बेहतर? देखिए, इसमें तो संवैधानिक स्थिति है, जो सबसे बड़ा दल है वो कांग्रेस पार्टी है, तो राहुल गांधी होंगे। राहुल गांधी, और जी, जब तक राहुल गांधी हैं तो विपक्ष को देखने का मजा ही अलग है, और सत्ता पक्ष का रास्ता स्वतः भी साफ होता रहेगा। तो हमारी चॉइस, तो हमारा वोट तो राहुल गांधी के लिए है। ठीक है, चलिए, आपने क्लियर कर दिया कि नेता प्रतिपक्ष की तौर पर आपकी पहली पसंद राहुल गांधी है। पीएम के लिए कांग्रेस में सबसे योग्य कौन है? 3 ऑप्शन हैं, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा और मल्लिकार्जुन खड़गे। देखिए, मुझे लगता है कि तीनों ही योग्य हैं। कंपैरिजन की बात जहां तक है, एक के पास अनुभव बहुत है, एक के पास संघर्ष बहुत है, एक के पास जनता के साथ कनेक्ट बहुत है। तो अभी इस तरह से तुलना होना कि योग्य कौन है, योग्य तो तीनों बराबर है, तीनों योग्य हैं। ठीक है, अब हम, वैसे मैं कहना चाहूंगा, आ गया मामला कि राहुल के साथ प्रियंका के बारे में भी विचार हो रहा है। अरे इब्तिदा इश्क है, रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। देखिए आलोक जी, इस संविधान की लड़ाई अब कायर तक आ गई है, क्योंकि प्रियंका गांधी के आज के भाषण में, स्पीच में उन्होंने एक लाइन कही है कि ये देश ज्यादा दिनों तक कायरों के हाथ में नहीं रहा। पूरा बयान उनका ये है कि ये देश भय से नहीं चलता है,
भय की भी सीमा होती है, और जब वो पार हो जाती है तो उसमें एक ऐसी शक्ति पैदा होती है जिसके सामने कोई कायर खड़ा नहीं हो सकता। देश ज़्यादा देर तक कायरों के हाथ में नहीं रहा, ये देश उठेगा, लड़ेगा, सत्य मांगेगा, सत्यमेव जयते। तो कायर कौन है, सत्ता पक्ष या कोई, किसके बारे में कह रही हूँ? देखिए, पूरी तरह से आज जिस तरह से डर और भय के माहौल से देश को चलाया जा रहा है, आज हालत ये है कि तमाम चीज़ें देखिए आप, चारों तरफ किसान हैं वो अपना आंदोलन नहीं कर सकते, संघर्ष के सब रास्ते रोक दिए गए हैं। आज आप आरटीआई लगाइए, जहाँ पे सरकार के खिलाफ कोई चीज़ होगी वो सामने नहीं आएगी। कायर वो लोग हैं जिन्होंने झूठ का सहारा लिया, सीएजी की रिपोर्ट्स को जनता के सामने बड़ा बड़ा पेश करके, और बाद में उसके बाद चाहे वो 2G हो चाहे कोलगेट हो, उनको सबको बरी कर दिया। सुधांशु जी, क्योंकि प्रियंका गांधी ने संभल का भी जिक्र किया है कि संभल में जो पीड़ित परिवार था उनसे जाकर के वो मिली थी, जो गोली चली थी जिसमें वो मारे गए, उनके बच्चों से उन्होंने मुलाकात की। सवाल यहाँ पर यह भी है कि क्या एक भय का माहौल बनाया जा रहा है, और क्या कि एक खास समुदाय को टारगेट किया जा रहा है क्या? मैं कायर और भय दोनों पे सिर्फ तथ्यात्मक जवाब देता हूँ। भय का वातावरण इस समय देश में है, ये कांग्रेस का आरोप है। ये बताइए, जब इनकी सरकार थी तो एक इलाका बताइए जहां धमाके ना होते हो। दिल्ली, मुंबई, गुवाहाटी, हैदराबाद, चेन्नई, बेंगलुरु, नागपुर, पुणे, जयपुर, लखनऊ, फैजाबाद, जयपुर, बताइए कौन सा ऐसा था जहां टेररिस्ट एक्टिविटी नहीं होती थी? चलती ट्रेन में धमाका, चलती बस में धमाका, रेलवे स्टेशन पे धमाका, बस अड्डे पे धमाका, लिखा रहता था छूना नहीं, धमाका हो जाएगा। तब डर नहीं लगता था, वो धमाके तो सेक्युलरिज्म के सुंदर संगीत थे। अब जब सब कुछ शांति हो गई है, अब डर में देश विरोधी हैं तो डर लगता है। और अब मैं सिर्फ फैक्ट बोलता हूं, जनता अपने आप तय करे कि किसको डर लगता था। इन सारे धमाकों के बाद 26/11 का मुंबई का अटैक हुआ, और ये बैरक ओबामा ने अपनी किताब द प्रॉमिस लैंड में 2010 में मनमोहन सिंह जी की बात के आधार पर लिखा है कि 2008 के उस घटना के बाद भारत की सेना एक बड़ी कार्रवाई करने के लिए तैयार थी, पर मनमोहन सिंह सरकार को यह डर था कि उससे उपजे वातावरण से बीजेपी को फायदा न हो जाए, इसलिए कार्रवाई नहीं हुई। और प्रियंका जी ने सही कहा, इस डर के साए में देश ज्यादा दिन नहीं रह सकता। फिर एक ऐसे प्रधानमंत्री को चुना जिसने वो हालात पैदा किए कि पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में वहां के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का फ्लोर ऑफ द हाउस पे बयान याद करिए, उसने कहा, शाह महमूद कुरैशी साहब जो फॉरेन मिनिस्टर थे वो बैठे थे, आर्मी चीफ आए, ये स्टेटमेंट फ्लोर ऑफ द हाउस पे है, पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में पाकिस्तान के एमपी का। आर्मी चीफ के पांव कांप रहे थे, उन्होंने कहा, खुदा का वास्ता है अभिनंदन को वापस कर दो वरना इंडिया शाम तक अटैक कर देगा। तब हम डरते थे, अब वो डरते हैं। इसीलिए प्रियंका जी को समझना चाहिए, देश ने तय किया और डरने की बात। ये तो वो लोग हैं जो संसद की नई बिल्डिंग बनी, उसके ऊपर जो भारत के राजकीय चिन्ह के शेर हैं, ये कोर्ट गए थे कि शेर आक्रामक ज्यादा दिख रहे हैं। याद है आपको? इनको शेर बिल्ली जैसे चाहिए थे, भीगी बिल्ली जैसे चाहिए थे। मगर अब जब से भारत माँ का एक शेर आके बैठ गया है तो जितने भी राष्ट्र विरोधी हैं वो भीगी बिल्ली बन गए हैं। इस बात का डर उनको दिखाई पड़ रहा है। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं, बर्फ का सीजन आ ही गया है, तो याद रखिए, न जो बर्फ की आंधियों से लड़े हैं, कभी पग न उनके शिखर पर पड़े हैं। जिन्हें लक्ष्य से कम अधिक प्यार खुद से, वही जी चुरा कर तरसते खड़े। तो मैं छोटा सा उत्तर दे देता हूं। मैं इनसे एक काउंटर और एक काउंटर में, अरे आपने से बहुत सारी चीजें बोली और काफी इन्होंने एग्जाम्पल दी। मैं तो केवल ये कह रहा हूं कि पाकिस्तान की संसद में कौन क्या बोल रहा है, अब उससे हम सीखेंगे। मतलब हमारे देश के प्रधानमंत्री मजबूत हैं, पाकिस्तान के लोग बताएंगे। अरे गजब है, रक्षा मंत्री पाकिस्तान के बोले, राहुल गांधी के फेवर में। आपको कहना चाहिए था नहीं बोलेंगे। पाकिस्तान का पूर्व मंत्री बोला, इमरान खान बोले इनके फेवर में। सुनिए, मतलब पाकिस्तान बोलेंगे तब हम अपने प्रधानमंत्री को मजबूत मानेंगे। अरे भैया डर रहा है, पांव कांप रहे हैं। इंदिरा गांधी के जमाने में चाइना भी डर रहा है ना, पांव कांप, चाइना भी डर रहा है जिसको मोदी जी क्लीन चिट। अरे भाई पाकिस्तान के और चाइना की भी बता दें। मैं फिर कह रहा हूं ना, बोलिए। इंदिरा गांधी जी ने या कांग्रेस के समय में तो पाकिस्तान के 2 टुकड़े भी हुए, मगर पांव नहीं कांपे। फिर मैं कह रहा हूं, अच्छा पांव ही नहीं कांपे, 2 टुकड़े कर दिए। मैं ये भी बात बता देता हूं, मोदी जी 2 टुकड़े किए तो सुनिए, 93,000 प्रिजनर ऑफ वॉर बांग्लादेश के छोड़े, 54 हमारे पाकिस्तान में क्यों नहीं वापस लिए? अरे भाई, इस बात को कौन मानेगा कि 2 टुकड़े कर दें तब तो पांव कांपे नहीं, और डर से कि भाई युद्ध हो जाएगा इसलिए कांप गए। उसका कारण या युद्ध में हरा दिया तब नहीं कांपे, कौन सुनेगा? बराक ओबामा जी ने बुक में लिखा है, बराक ओबामा जी ने तो मोदी जी के बारे में बहुत नकारात्मक भी बातें कही। कहां बताइए? क्या वो भी सही? बुक में राहुल गांधी के बारे में लिखा, फिर कहूंगा यार, एक बुक में क्या लिखा वो छोड़ दीजिए ना। छोड़ दीजिए। बराक ओबामा ने तो ये भी कहा कि डेमोक्रेसी खतरे में हिंदुस्तान में।
मैं बुक में जो कहिए लिखा ना। राहुल गांधी के बारे में। अरे भाई कहा है कि नहीं कहा है? नहीं तो ऐसा तो कहीं बिल्कुल नहीं कहा है, एक बार नहीं, वो 3 तो उनके स्टेटमेंट साथ गले मिलते मैं थे, फिर कह चाय रहा हूं, 3 पिलाते थे। स्टेटमेंट है उनकी। कोट करिए कहां लिखा। जो बाइडेन ने भी जम्मू कश्मीर को स्वतंत्रता की बात की है, कहाँ कहा है? उन्होंने तो मोदी अरे भाई को उन्होंने joint session of अरे भाई parliament उन्होंने बुलाया। जब अपना चुनाव लड़ा 3 पेज जम्मू कश्मीर में लिख के, उसको पढ़ लीजिए। तो क्या हम वो क्या कहते हैं उससे चलेंगे क्या? हम इस बात से चलेंगे कि हमारे देश के प्रधानमंत्री ने 20 जवान शहीद होने के बाद भी क्लीन चिट दिया चाइना को, हम इस बात से चलेंगे। क्यों नहीं युद्ध किया चाइना से? पाकिस्तान पर हम ये कर देते वो कर देते। अरे भाई पठानकोट पे आईएसआई अगर जांच करती है, पठानकोट के एयरबेस पे अटैक हुआ तो इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए, और यहां पर अगर पठानकोट पर अटैक हुआ, दोनों का बेस पठानकोट ही था, 71 का भी, और उसके बाद क्या हुआ, आईएसआई आके जांच कर रही है। दोनों में फर्क है। हमने निडरता के साथ देश की रक्षा करने की बात की, आपने गुमराह करने का काम किया। आपने अभी भी चाइना के मुद्दे के ऊपर जब जब मोदी जी को जिनपिंग से मिलना होता है, उससे 10 दिन पहले एक नई खबर प्लांट होती है और उसके बाद कुछ नहीं होता। अभी भी कुछ दिन पहले जिनपिंग से मिले, उसके बाद क्या हुआ? 21 दौर की बातचीत हो चुकी, अभी भी चाइना हमारी भूमि पर कब्जा करके बैठा है। 20 जवान शहीद होने के बाद भी मोदी जी से मिल रहे हैं। मुझे लगता है कि वास्तविकता से कैसे दूर रखा जाए, ये इस सरकार ने बहुत अच्छी देखिए, तरह से इन्होंने देश एक को बता अच्छी दिया। बात कही, कम से कम अब इनको मान लिया कि जो बाहर में बोला गया उसको लेके यहाँ नहीं हल्ला मचा। तो काहे हल्ला मचाते भाई? संसद में कुछ भी बाहर छप जाएगा तो हल्ला मचाएंगे, फिर कह रहे हो उसने बोला, उससे क्या फर्क पड़ता है मेरे भाई? इसीलिए आपने सही कहा। और आपने चीन पे कहा, देखिए गजब का आंकड़ा है। गलवान में हमारे 20 सैनिक बलिदान हुए बगैर गोली चले, हाथ की फाइट में, ठीक। हमने 20 के नाम डिक्लेयर किए, 20 का ससम्मान अंतिम संस्कार किया। चाइना ने एक घायल व्यक्ति को भी स्वीकार नहीं किया। आपको बात हजम हो सकती है कि हाथापाई की लड़ाई में 20 लोग मारे जाएं और दूसरी तरफ से एक घायल भी ना? उस चाइना के आंकड़े भरोसा है इनको, जबकि इंटरनेशनल एजेंसीज ने कहा 50 से 60 चाइना के मारे गए। इतने ज्यादा संख्या में चाइना के मारे गए थे। सर अपने बेटर में बोलिए, आप बोल रहे थे, मैंने बीच में डिस्टर्ब नहीं किया। नहीं, हमने कभी मना किया कि चाइना के जवान नहीं मरे। सुनिए, तो वही तो मैं कह रहा हूं। हम तो पूछ रहे हैं हमारे शहीद अरे क्यों भाई, हुए? मैं वही बात कर रहा हूं। सुनिए, चाइना के इतने ज्यादा संख्या में लोग मारे गए थे कि डर के मारे उन्होंने अनाउंस नहीं किया, क्योंकि उसे पता था उनके देश में इस बात को लेकर एक बहुत असंतोष हो सकता है कि उनके 20 मारे गए, आपके 60 क्यों मारे गए, आपने क्यों किया? यह है हकीकत की स्थिति। और आज मैं बताना चाहता हूं, यह कहते हैं चाइना ने किया। मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम में हम सदस्य बने, चाइना नहीं रोक पाया। धारा 370 के ऊपर सर के बल खड़े होने के बावजूद चाइना एक लाइन का प्रस्ताव नहीं ला पाया। मसूद अजहर को हमने आतंकवादी घोषित कर लिया, चाइना नहीं रोक पाया। शंघाई कॉरपोरेशन में हमने आतंकवाद के मुद्दे को इंक्लूड कर लिया, चाइना नहीं रोक पाया। आज चाइना अपने वर्स्ट डिप्लोमेटिक आइसोलेशन में है। आपसे पूछूं, चीन के साथ कौन देश खड़े? सिर्फ 2, एक नॉर्थ कोरिया और एक पाकिस्तान। चीन का आप पूरा मैप देखिए, इधर है पाकिस्तान, इधर नॉर्थ कोरिया। मोदी जी ने ऐसा शी जिनपिंग को झूला झुलाया, नॉर्थ कोरिया पाकिस्तान, नॉर्थ कोरिया पाकिस्तान, नॉर्थ कोरिया पाकिस्तान, झूला झूलते रहो, बाकी कोई देश नहीं जो उनके साथ। लेकिन देश के मौजूदा हालात में अगर वो होते तो कौन बेहतर पीएम होते? पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी। देखिए, तीनों अपने अपने समय के अच्छे प्रधानमंत्री रहे।